हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कंप्लीट टॉपिक इन वन वीडियो। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर दी बीकॉम स्टूडेंट, एमकॉम स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो रेलेवेंट फॉर एमबीए स्टूडेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, जो कि उनको फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमें पता है दो शब्दों से बना हुआ है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होती है जो सराउंडिंग, जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर जो उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका अर्थ होता है चीजों को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको एक्सचेंज करना। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न दी प्रॉफिट, ताकि जो लोगों की नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना। जो बिजनेस है इसका एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट था जो कहता था कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज दी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था ये ज्यादा वैलिड नहीं था। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस जो है वो कहता है कि प्रॉफिट भी देता है, साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ये कहता है कि अगर आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है रीजनेबल प्राइस पे देते हो तो आप प्रॉफिट कमाओ। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए और बिजनेस को प्रॉफिट भी होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट थ्रू सर्विस जो है ये ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है। ये कहता है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके साथ हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। देखो, जो इन्वायरमेंट होती है सराउंडिंग होती है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। देखो, जो इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि मोस्टली जो है, चाहे वो सारे के सारे एक्सटर्नल नहीं होते और उसी तरह इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके कंट्रोल के अंदर भी नहीं होते, तो जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि ये जो इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं और ये देश टू देश, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं। हर एक कंट्री का जो इन्वायरमेंट होता है दूसरी कंट्री के इन्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी आ जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, which have a bearing on the functioning of the business organization। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर वो सारी फोर्सेस आ जाती हैं जिसका जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। और जिनके ऊपर क्या होता है, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं और जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो फोर्सेस होती हैं जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, देखो, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं जिसको हम थ्रेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये पॉजिटिव चेंजेस दैट अकर इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ जाती है जिसमें हमारी जो जिस तरह का हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर टैक्स कम लगता है, सब्सिडी मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है जिससे हमें बेनिफिट होता है। थ्रेट होते हैं नेगेटिव चेंज जो बिजनेस इन्वायरमेंट में हुई है और जिससे हमारी परफॉर्मेंस भी खराब हुई है। कंपटीशन बढ़ गया है और कॉम्पिटिटर के पास टेक्नोलॉजी बेटर है या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो गई है जो हमें फेवर नहीं करती, तो ये थ्रेट्स होती हैं। तो जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, तो जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं तो हमें पता चलता है क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है। तो इसलिए बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करें ताकि बिजनेस को हम सक्सेसफुली रन कर सकें। और उसी तरह इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं वो एडजस्ट करनी पड़ती है। तो इन्वायरमेंट हमें कंस्ट्रेंट भी प्रोवाइड करता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज को भी हाईलाइट करता है। जैसे कोविड-19 के अंदर क्या था कि देखो यहाँ पे क्योंकि सब लोग घर पे बैठ गए थे,
तो इसका ये अपॉर्चुनिटी आई कि हम सब चीज़ को ऑनलाइन करना है। तो इससे देखो क्या है कि जैसे कंपटीशन भी बढ़ गया था और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी लोगों के कम हो गए थे। और उसी तरह मतलब कोविड-19 के अंदर डिजिटल होम एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिला था और उसी तरह जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमें कॉम्पिटिटर के मुताबिक जो है प्राइसिंग करनी पड़ती है और हमारे प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं। और उसी तरह अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो हमें प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि वो हमारी सेल को भी इम्पैक्ट करे। So what are the features of the nature of the business environment? Totality of the external forces, specific and general forces, interrelatedness, dynamic nature, uncertainty, complexity and relatively जिसको हम one by one करके स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो हम स्टडी करते हैं जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो बिजनेस के बाहर वाली फोर्सेस होती हैं उनमें जो चेंजेस आती हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं बिजनेस के बाहर होती है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता और ये बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, देखो ये जो होती है, ये जो फोर्सेस होती हैं ये सारी फर्म को सोशल, पॉलिटिकल, लीगली और टेक्निकल इफेक्ट करती हैं। स्पेसिफिक होती है कि जो हमारी जैसे मान लो गवर्नमेंट का बजट आ जाता है तो उसमें पॉलिसी आ जाती है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया है। तो ये जो है स्पेसिफिक फोर्स है जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगी। दीज फोर्सेस इफेक्ट द फर्म और इंडस्ट्री सेपरेटली जिसको हम स्पेसिफिक फोर्सेस कह देते हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटिव फर्म एंड इन्वेस्टर जो होते हैं। देखो ये उसी जिस के साथ डील करते हैं उसी फर्म को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें रेलेवेंट इन्वायरमेंट एज वेल एज दी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी जो है वो स्टडी करना पड़ता है। इंटर रिलेटेड होते हैं कि जैसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आपस में कोरिलेट होते हैं। जैसे न्यू गवर्नमेंट है वो न्यू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी बताती है, तो देखो इससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस भी आती हैं। तो एक फैक्टर के अंदर चेंजेस आती हैं तो वो दूसरे फैक्टर को भी इन्फ्लुएंस करती है। और इन्वायरमेंट जो है काफ़ी सारे फोर्सेस होती हैं, जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी फैक्टर्स। अगर एक में चेंजेस आती हैं तो डेफिनेटली वो दूसरों को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है डायनामिक इन्वायरमेंट है जो कि चेंज होता रहता है और जिसकी वजह से हमें अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। और अनसर्टेनिटी होती है अनिश्चितता है। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हमें पता नहीं कल को क्या चेंज हो जाए। तो ये क्योंकि क्विकली चेंज हो जाती हैं, टेक्निकल चेंजेस होती हैं, तो कोई भी जो है जो इतनी तेज़ी के साथ चेंजेस आती हैं, कोई भी इसको जो है उसका अध्ययन नहीं कर सकता, स्टडी नहीं कर सकता। और एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक-दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इफ़ेक्ट जो होता है हम आसानी के साथ रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जैसे एक इम्पोर्ट के ऊपर थोड़ा-सा टैक्स जो है रिड्यूस होता है, तो उससे प्राइसेज़ को भी रिड्यूस करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या है कि मार्केट जो है फॉरेन सप्लायर कैप्चर कर सकता है। तो बिज़नेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और उसी तरह बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है रिलेटिव होता है। Business environment is related to the local condition and business environment happen in different countries and different even in the same country at the different places. तो business environment local condition के ऊपर भी impact करता है। तो different जो चाहे एक ही देश के अंदर है बट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर वो डिफरेंट हो सकता है। उसी तरह एक कंट्री टू कंट्री भी ये डिफर कर सकता है। अब हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। व्हाई डू वी स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट, नीड क्या है? तो देखो जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो जैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, जब इन्वायरमेंट को हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जो कंपनी पहले से अंदाजा लगा लेती है कि ये अपॉर्चुनिटी है तो वो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकती है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे सुजुकी कंपनी जो थी वो एंटर किया ताकि वो स्मॉल कार को मैन्युफैक्चर कर सके। तो उसी तरह ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर और पेंट कंपनीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी। नेरोलैक कंपनी जो थी वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने इस बेनिफिट को मतलब यूज किया कि उसने कार के पेंट के लिए जो पेंट था वो सप्लाई किया और अपना बिजनेस को एक्सपैंड किया। और जब हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं जो हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। अलोंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टडी ऑफ द बिज़नेस एनवायरनमेंट, हमें थ्रेट्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है।
तो हम उन चैलेंजेस को, इश्यूज को कैसे फेस कर सकते हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करना होता है, जैसे मटेरियल, मशीन, मैन मनी एक्सेट्रा। तो उसी से क्या है कि देखो, यहाँ पे जब हम इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि ये चीजें आसानी के साथ अवेलेबल होंगी या कहाँ से अवेलेबल होगी। विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से अवेलेबल होंगी। और उसी तरह जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो गवर्नमेंट को जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाने में भी हेल्प करती है। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है उसके अंदर भी बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए अपना प्लान आउट करते हैं। और उसी तरह जो एनवायरनमेंट को लगातार अध्ययन करती हैं, स्टडी करती हैं, तो वो देखती हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर ये चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस के मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करती तो वो मार्केट के अंदर से एलिमिनेट हो जाती है। जैसे नोकिया है, नोकिया के जैसे मोबाइल बड़े स्टडी थे, पर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेंड क्या आ रहा था कि जैसे जो टीनेजर्स हैं वो ट्रेंडी फोन यूज कर रहे थे, तो वो उन्होंने नहीं मैन्युफैक्चर की। तो नेचुरली जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को मतलब मोल्ड नहीं करते तो हमें एक दिन एग्जिट करना पड़ता है। इसी तरह हम इसके साथ टेक्नोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, क्या-क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसे हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी के मुताबिक चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के आगे माइक्रो एंड मैक्रो। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वैल्यू सिस्टम क्या है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। माइक्रो इन्वायरमेंट होता है जो इमीडिएट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है दो वे से स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। माइक्रो जो होता है इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, जैसे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केटर एंड इंटरमीडियरी। मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है डिस्टेंट होता है, वो सभी को फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल इन्वायरमेंट और इसी तरह डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है जिसके अंदर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो कंट्रोलेबल होता है, जैसे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी क्या है। तो वैल्यू सिस्टम जो है, जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उनके बिलीफ क्या है, एटीट्यूड क्या है, तो वर्किंग सिस्टम को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इन्फोसिस एंड टाटा कहते हैं कि एम्प्लॉय हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, तो वो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और एम्प्लॉय को जो इंसेंटिव और जो रेम्युनरेशन देते हैं काफी अट्रैक्टिव होती है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, विजन होता है कि आने वाली 5 सालों में, 10 साल में हम ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मिशन हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका बिजनेस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मिशन और ऑब्जेक्टिव भी जो होता है वो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसके बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है। उसी तरह कंपनी के अंदर किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन होता है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं और कितना कंपनी की जो रनिंग है उसके अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑपरेशन होती है। और उसी तरह क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसके अंदर जो ह्यूमन बींग्स है दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कि जो एम्प्लॉयज उन्होंने रखे हुए हैं उनकी एप्टीट्यूड क्या है, स्किल्स क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, कमिटमेंट लेवल क्या है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज जो है हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बेसिस पे ही एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह से वो उनको ट्रेन करते हैं। फिजिकल सोर्सेज और टेक्नोलॉजी, हमारे पास फिजिकल सोर्सेज की क्वालिटी क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, किस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि उससे भी हमारी कैपेबिलिटी काफी हद तक जो है प्रभावित होती है। अगर हम इनोवेटिव जो है टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो जिससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है। उसी तरह कंपनी की इमेज क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या है, क्योंकि अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो वो एक मैग्नेट की तरह होती है, जिससे वो कस्टमर को तो अट्रैक्ट करती है पर साथ में इन्वेस्टर और बिजनेस पार्टनर्स को भी इम्पैक्ट करती है।
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आउटसाइड फोर्सेस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है और ये अनकंट्रोलेबल होती हैं। तो इसमें आ जाती है टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट या टास्क एनवायरनमेंट। सेकंड आ जाता है मैक्रो जो कि रिमोट होता है, जनरल एनवायरनमेंट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट को हम टास्क इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर फोर्सेस आ जाती हैं जो बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेटेड होती है। ये इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो कस्टमर आ जाते हैं। देखो जो कस्टमर है दे आर द किंग। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें बनाए, कस्टमर को सेटिस्फाई करे, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे। कस्टमर जो है हाउस होल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, और जो प्रोडक्ट हमने देना है उनकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे देना है और उनको क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करना है। फिर आ जाते हैं सप्लायर जो हमें इनपुट्स, कंपोनेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन होना बहुत ही जरूरी है। सप्लायर भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर बिजनेस के अंदर एक सप्लायर है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी। तो वो अगर एक बार सप्लाई स्टॉप कर देता है तो हमारी बिजनेस की मतलब जो एग्जिस्टेंस है वो भी रुक जाती है। तो इसलिए क्या है कि सप्लायर मल्टीपल होने चाहिए और हर सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो हम उसको दूसरे से कंपनसेट कर सकें। कॉम्पिटिटर जो होते हैं ये भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटर की जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर हो सकती है, रिसर्च बढ़िया हो सकती है, तो वो नए और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर लेके आ सकते हैं या कोई नई सेल प्रमोशन स्कीम लगा सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी होता है कि कॉम्पिटिटर किस तरह की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक के अंदर भी बहुत सारी चीजें, जैसे लोकल पब्लिक हो सकती है, जैसे बेसिकली लोकल पॉपुलेशन जो है वो कई बार कंपनी के खिलाफ ले लेती है कि ये एक्टिविटी हम तुझे करने नहीं देंगे। प्रेस या मीडिया जो वो भी कंपनी की इमेज को खराब भी कर सकता है और पॉजिटिव भी कर सकता है। पॉजिटिव मीडिया अटेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी इमेज को बेटर करेगी। नेगेटिव मीडिया अटेंशन जो है उसकी रेपुटेशन को खराब करेगी। मार्केटिंग इंटरमीडियरी आ जाते हैं, जैसे होलसेलर है, रिटेलर्स है, वो हमें काफी बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो जो पर्सन होते हैं जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करते हैं, तो वो मार्केट इंटरमीडियरी भी हमें इम्पैक्ट करते हैं। उसी तरह मैक्रो इन्वायरमेंट जिसको जनरल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, जो कि टोटली अनकंट्रोलेबल होता है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज को भी इम्पैक्ट होता है और ये मेजर इश्यूज के साथ कंसर्न होता है। जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं उसमें से हमें ट्रेस आउट करना पड़ता है कि कौन सा रेलिवेंट इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। मैक्रो इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स दोज फैक्टर्स विच हैव अ डिस्टेंट रिलेशन विद द बिजनेस। बिजनेस के साथ उसका दूर का रिश्ता होता है, बट हमें ट्रेस आउट करना पड़ता है कि कौन सी चीजें उसके अंदर हमारे बिजनेस को प्रभावित कर सकती हैं। तो जो डायमेंशन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर की हमारी इकोनॉमी के अंदर सोशल सिस्टम है, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट ही प्लान आउट करती है, जिसके अंदर एफर्ट्स किए जाते हैं कि सब कुछ सोशल जस्टिस के साथ हो। कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होती है, सब कुछ मार्केट फोर्सेस पे होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया के अंदर है, प्राइवेट एंड पब्लिक को एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल वेलफेयर भी। तो किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सोर्स एलोकेशन को इम्पैक्ट करता है। उसी तरह सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे है, जो कि मनी की सप्लाई को रेगुलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्स को रेगुलेट करती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडस्ट्री को है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये हमारे बिजनेस को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, नेशनल इनकम का लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें हमारी बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल द फैक्टर्स विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, या तो अपॉर्चुनिटी होती है या थ्रेट होती है। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है तो इट मीन्स कि जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग चीजों की वो डिमांड करेंगे। और उसी तरह क्या है कि अगर प्राइवेट सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर के एरिया में आ रहा है, तो इससे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड कर रही है।
उसी तरह अगर हाई इन्फ्लेशन रेट है, तो वो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस को बढ़ा देगा। अगर टैक्स एग्ज़म्पशन लिमिट बढ़ती है, तो सेविंग जो होगी ज़्यादा होगी, तो जिससे मोर इन्वेस्टमेंट होगी। और उसी तरह जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये ग्रोथ के कंपोनेंट है। अगर इनमें कंसिस्टेंट राइज़ हो रहा है, तो दैट इज़ बेटर। सेविंग के रेट्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोज़ीशन क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड क्या है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करते हैं। फिर आ जाते हैं सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे सोशल और कल्चरल फोर्सेस होती हैं जिसके साथ फर्म ऑपरेट करती है, कि जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज हैं वो किस तरह के मतलब किस तरह के कल्चर से आए हैं। इट रिप्रेजेंट, जब हम सोशल कल्चरल वैल्यू की बात करते हैं, क्या कस्टम ट्रेडिशनल है, वैल्यू नॉर्म्स है, एथिक्स है, कल्चर बिलीफ, सोशल ट्रेंड्स, वो सारी सोसाइटी को हम स्टडी करते हैं जिसके अंदर हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है। तो सोशल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को काफी हद तक इम्पैक्ट करता है। तो सम एस्पेक्ट जो सोशल एनवायरनमेंट के हैं, जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, कि जैसे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के वैल्यू सिस्टम से आए हैं, किस तरह का उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बर्थ और डेथ रेट क्या है, एजुकेशन और लिटरेसी रेट क्या है, कंजम्पशन हैबिट क्या है, सोशल एटीट्यूड क्या है, कस्टम्स और रिचुअल्स क्या है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रेडिशन को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशन जो होते हैं, जैसे नवरात्रि हिंदुओं के अंदर है, मुस्लिम के अंदर रोज़ा आ जाते हैं, तो ये भी, क्योंकि जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, गुरपुरब, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें लोग जो है फ्रेश परचेजेस करते हैं, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर है कि सोसाइटी के अंदर किस तरह के मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम कितनी है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जो है किस तरह के वैल्यूज और इथिक ऑर्गेनाइजेशन के मतलब सोसाइटी में प्रिवेलेंट है। सोशल ट्रेंड को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे आजकल लोग ज़्यादा हेल्थ और फिटनेस के ऊपर जो है दे रहे हैं। इसी तरह ही जैसे सोशल एनवायरनमेंट को जब स्टडी करते हैं, तो अगर जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारा सोशल एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और इंडिविजुअल को कितनी ऑटोनॉमी है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। सोशल जस्टिस वैल्यू है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को लगता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करे। तो हेल्थ और फिटनेस के ट्रेंड पे भी हमें पता है कि जेम्स और मिनरल मतलब चीज़ों की डिमांड बढ़ी है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के अंदर यंगर जनरेशन कितनी है, मिडिल जनरेशन कितनी है, ओल्ड जनरेशन कितनी है। तो उससे हमें नेचर ऑफ डिमांड के बारे में पता चलता है। और उसी तरह अगर पॉपुलेशन तेजी के अंदर ज़्यादा है, तो लेबर अवेलेबल होगी, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट जो है जिसके अंदर होता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से लोग जो है नए वे जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यू मेथड फाइंड कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से हमें पता चलता है क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। तो बिजनेस जो मैनेजर है उसको टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हम स्टडी करते हैं आईटी सेक्टर किस तरह से डेवलप हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसेस आ रही हैं, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है। तो हम देखते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जैसे डिजिटल वॉचेस जो है उन्होंने जो ट्रेडिशनल वॉचेस थी उसको एलिमिनेट कर दिया है। अब जो ट्रेडिशनल थिएटर थे उसकी जगह पे मल्टीप्लेक्स सिनेमाज आ गए हैं। तो मतलब काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी से जो है चेंज हो जाता है। लोगों की डिमांड चेंज हो जाती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है जो गवर्नमेंट के साथ रिलेट करते हैं। कौन-सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जैसे अभी सेंटर के अंदर तो क्या है कि बीजेपी है, लेकिन जैसे पंजाब के अंदर आप है। तो डेफ़िनिटली पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो भी हमारी ऑर्गनाइज़ेशन को इम्पैक्ट करता है। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से टैक्सेशन पॉलिसी या इंडस्ट्री को डेवलप करने की पॉलिसी बनाती है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है हमारी वर्किंग ऑफ द बिज़नेस को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। तो जो बिज़नेसमैन है उसको सारा कुछ अध्ययन करके जो है सूटेबल डिसीज़न लेने पड़ते हैं। मेजर एलिमेंट है पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं। अगर तो स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर कोalition गवर्नमेंट है जिसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। पीस कितनी है लोगों में, घरेलू वॉर तो नहीं है, घरेलू वायलेंस तो नहीं है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, किस तरह की गवर्नमेंट है, और जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी आल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो जब होता है कि हमने रूल्स के मुताबिक ही चलना है, तो प्रपोजल कितने दिन पड़े रहते हैं। जैसे जनता पार्टी गवर्नमेंट 77 के अंदर आई थी, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी के प्रति इनका जो एटीट्यूड था अनफेवरेबल था।
नरेंद्र मोदी की जैसे गवर्नमेंट आई है तो वो कहते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया जो है उसको काफी इन्होंने हाईलाइट किया है। जैसे स्वच्छ भारत, लीगल इन्वायरमेंट होता है कि लॉ एंड लेजिस्लेशन जो है इंडिया के अंदर किस तरह के हैं। लीगल इन्वायरमेंट रिस्ट्रेन भी पुट करता है और अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। जितने भी एक्ट पास किए गए हैं वो हमारे बिजनेस के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बिजनेस को जो है पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती हैं, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर रिलैक्सेशन आ गई है, तो फॉरेन एक्सचेंज जिसकी वजह से एमएनसीज एंटर कर गई हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर काफी सारे कंट्रोल रिमूव हो गए हैं, तो कैपिटल काफी सारी सिंपल वे से रेज हो सकती है। नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमें बताता है कि रिसोर्सेज किस तरह के अवेलेबल हैं, किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं, कहाँ पे अपना प्लांट लोकेट कर सकते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट मिक्स मार्केटिंग मिक्स को भी इम्पैक्ट करता है। वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, लोकेशनल एस्पेक्ट्स क्या है, पोर्ट फैसिलिटीज क्या है, लेवल ऑफ पोल्यूशन क्या है, तो ये हमें फिजिकल एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं। लास्ट में है इंटरनेशनल और ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो देखो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी जो है वो हमें इम्पैक्ट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन से यूनिफॉर्मिटी भी आ गई है और इंटेंस कंपटीशन भी आ गया है, और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ग्रोथ हुई है, तो इससे हम कंपनीज एक्सपैंड करने का भी मौका मिला है और न्यू प्रोडक्ट्स बनाने का भी मौका मिला है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट होता है वो एक देश तक सीमित नहीं होता, वो काफी सारे देशों को इम्पैक्ट करता है। तो जिसके लिए हमें क्या है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर अगर पॉजिटिव चेंज आती है तो सबको इम्पैक्ट करती है, नेगेटिव आती है तो सारे देशों को इफेक्ट करती है। जिसके अंदर वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज क्या है, इंटरनेशनल लॉज क्या है, कन्वेंशंस क्या है, किस तरह से इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो है अगर किसी देश में होती है तो वो दूसरे देश को भी इम्पैक्ट करती है।